हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रशेखर सुयाल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेम इज ग्रेविटेशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट बिकॉज यू विल द सेम टॉपिक यू विल स्टडी इन क्लास 11th ऑल्सो। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, और फॉर फर्दर कॉम्पिटिटिव पर्पज इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ग्रेविटेशन, आपने देखा होगा कुछ नेचुरल फिनोमिना है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है। लेट सपोज एनी बॉल, अगर मैं ऊपर की ओर उछालूं तो नेचुरली वो डाउनवर्ड्स आती है, नीचे की ओर ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आती है। रेन ड्रॉप है स्टूडेंट, रेन ड्रॉप, अगर बारिश हमेशा नीचे की ओर, ड्रॉप हमेशा नीचे की ओर गिरती है। कोई बॉल उछाली जाए, ऑब्वियसली बात है वो नीचे की ओर ही आती है हमेशा। सो दीज आर द नेचुरल फिनोमिना विच वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ। क्या होता क्या है, ये जो अर्थ इज इट्स मीन्स, अर्थ जो है वो किसी ने कोई फोर्स से इन सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। सीधा सा मतलब है, न्यूटन ने सबसे पहले देखा था 1665 के अराउंड कि कोई एक ऐसी चीज है, ठीक है, अर्थ के पास कोई ऐसा फोर्स है जिससे वो अपनी ओर चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज नोन एज, दैट टाइम ही नेम, और ये आज भी उसी का नाम, उसने नाम दिया ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चीज नीचे की ओर आती है। अब गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा, लेट सपोज आई हैव टू masses. This is small mass m1, capital mass m2, let's suppose 3 mass, this is m3, ठीक है। 3 मास है मेरे पास, तीनों का साइज, तीनों के मास अलग अलग है, डिफरेंट है, शेप एंड साइज आर डिफरेंट। ओके, व्हेन एक सेम हाइट से, मान लीजिए एक कोई ये अर्थ का लेवल है, ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ अर्थ, और एक कोई h हाइट है, दिस इज द हाइट, let's suppose this is h height, h मीटर सेंटीमीटर whatever, okay, so h हाइट से ये तीनों ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से रिलीज किया जाए, ड्रॉप किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये तीनों डिफरेंट मास, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, दे विल रीच द सेम टाइम इन अर्थ। नीचे अर्थ पे ये तीन के तीन ऑब्जेक्ट एकदम सेम टाइम पर पहुंचेंगे। This experiment was observed by the Galileo. गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट, ये चीज गैलीलियो ने ऑब्जर्व की थी सबसे पहले। सो स्टूडेंट, ऐसा क्यों? बिकॉज अर्थ हैज ए ग्रेविटी, अर्थ हैज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इक्वल एक्सेलरेशन से वो ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी मास कैसा ही हो, इज इट क्लियर, वो डिपेंड नहीं है इस एक्सेलरेशन पे। तो इक्वल एक्सेलरेशन से अर्थ जो है अपनी किसी भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द गैलीलियो फर्स्ट। स्टूडेंट, इसके बाद आती है आपकी ये ऑब्जर्व किया गया दैट टाइम, उस समय पे ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और फिर ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट। टॉलमी हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लैनेट के लिए, ठीक है, प्लैनेट के लिए उस टाइम पे एक थ्योरी दी जाती थी। टॉलमी वाज द साइंटिस्ट, ठीक है, टॉलमी वाज द साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व, हु गेव अ थ्योरी, उसको कहा गया जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। टॉलमी की एक थ्योरी थी 2000 साल पहले, ठीक है। टॉलमी वाज एन एस्ट्रोनॉमर who gives a theory, that is theory of geocentric theory for the planet. तो उसके अकॉर्डिंग, let's suppose this is a earth, ठीक है, according to Ptolemy, अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ये उस समय की कॉन्सेप्ट था, उस समय की अवधारणा थी, ठीक है। बाद में आपके कॉपरनिकस नामक साइंटिस्ट आए। कॉपरनिकस ने एक थ्योरी रिलीज की जिसको एलिसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। यानी कॉपरनिकस ने कहा कि अर्थ के अराउंड
कोई भी प्लैनेट जो है अर्थ या सन या कोई भी अदर प्लैनेट अर्थ के अराउंड चक्कर नहीं काटते हैं, दे आर नॉट रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड द अर्थ, बल्कि सन इज द इन मिडिल, सन जो होता है मिडिल में होता है और सारे के सारे जो अदर प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड चक्कर काटते हैं. इट वाज द थ्योरी ऑफ इट वाज थ्योरी गिवन बाय द कोपरनिकस साइंटिस्ट. कोपरनिकस को ही बाद में कोपरनिकस की थ्योरी को लिया कि केपलर, जिसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट. केपलर ने इस थ्योरी पर स्टडी किया एंड गिव 3 रूल जो बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए आपके स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो केपलर्स लॉ, केपलर्स ने इन केपलर्स ने कोपरनिकस की थ्योरी पर स्टडी की और 3 लॉ अपने दिए. फर्स्ट, कोपरनिकस ने कहा था स्टूडेंट, कोपरनिकस से पहले भी मैं आपको बता दूं, आर्यभट्ट वाज द मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन, यू नो अबाउट हिम. उसने बोला कि जो he already proposed a theory that sun is the in middle and all the planets are revolving around the sun. Sun is not revolving around the earth. आर्यभट्ट ने पहले कोपरनिकस से पहले कहा था. So केपलर्स लॉ, केपलर्स ने 3 नियम अपने दिए इसके बाद. तो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, केपलर कहता है कि फर्स्ट लॉ, सन, लेट सपोज सन यहां पर है, ठीक है, द पाथ ऑफ प्लैनेट, यानी प्लैनेट जिस पाथ पे मूव कर रहा है, इट इज नॉट अ सर्कल, बल्कि ये जो पाथ है ये इलिप्टिकल होता है. ठीक है, यानी लेट सपोज सर्कल आपका इस तरह से होता है स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम राउंड शेप. ठीक है, दिस इज द सेंटर, बट इलिप्स विल बी लाइक दिस. Is it clear? And sun is situated in one foci of the ellipse. ellipse के 2 फोकस होते हैं, ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है. ठीक है, तो सन एक फोकस पर सिचुएट होता है, एक फोकस पर होता है, और जो प्लैनेट का जो पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, ये जो पाथ है प्लैनेट का, जो पाथ होगा स्टूडेंट, द पाथ ऑफ प्लैनेट इज नॉट ए सर्कुलर, इवन द पाथ ऑफ प्लैनेट हैज अ इलिप्टिकल, यानी प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है. दिस वाज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय द केपलर. सो अगर हाउएवर दिस पाथ इज नॉट कंप्लीट इलिप्स, ये भी कहा गया कि ये पाथ जो है एकदम इलिप्स नहीं है. ठीक है, बिल्कुल इतना जैसे मैंने बनाया स्टूडेंट, इतना ज्यादा इलिप्टिकल नहीं है, ये एकदम सर्कल भी नहीं, गोल राउंड पाथ भी नहीं है, बल्कि एक हल्का जो है इलिप्टिकल पाथ है. ठीक है, सो द फर्स्ट लॉ, एंड द सन इज सिचुएटेड हियर. ठीक है, एक फोकस पर सन होता है और प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है. दिस वाज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय द केपलर एंड इट इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, याद रहेगा. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, देखिए स्टूडेंट सेकेंड लॉ क्या कहता है. सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट इफ अ प्लैनेट, समझ के देखिए पहले, अगर कोई प्लैनेट, ठीक है, इफ द लाइन जो सॉरी द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, मान लीजिए मेरा प्लैनेट एक यहां पर है. ठीक है, एंड लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, ये आपकी सन से प्लैनेट को एक लाइन जॉइनिंग. द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द प्लैनेट, सन एंड द प्लैनेट sweeps the equal area in equal interval of time. समझ के देखिए कैसे. ये लाइन जॉइन है, दिस इज द लाइन SP, एक लाइन है. ठीक है, और मान लीजिए प्लैनेट की इनिशियल पोजीशन P1 थी. ठीक, नाउ प्लैनेट इज रीच्ड हियर, प्लैनेट यहां पे पहुंच गया.
नाउ दिस पोजीशन इज लेट्स सपोज P2 एंड ये जो टाइम है स्टूडेंट, मान लीजिए टी टाइम में प्लैनेट यहां पर पहुंचता है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग है P2. Is it clear? Line joining between the sun and the planet sweeps the equal area, यानी इस लाइन ने जो एरिया स्वीप किया, इसको ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन यहां से प्लैनेट यहां तक आ गया तो इक्वल ये एक एरिया स्वीप करेगी, ये जो एरिया है इसको स्वीप किया. इज इट क्लियर? ठीक है. कितने टाइम में? टी टाइम में. मान लीजिए टी वर्ष में इसने ये प्लैनेट इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंच गया टी टाइम में. ठीक है, टाइम कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट. इसी टी टाइम में दूसरे पाथ, इसी पाथ में आगे देखिए, लेट्स सपोज अब आपका प्लैनेट की पोजीशन हो गई P3 और इस टी टाइम में, अगेन ए टाइम इज हियर टी, इस टी टाइम में प्लैनेट आपके यहां पर पहुंच जाता है. लेट्स सपोज दिस इज P4. अब लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड सन क्या होगी? SP3 SP4, these will be line and area, this will be the area. ठीक है. According to Kepler's second law, area of SP1 P2, area of SP1 P2 should be equal to the area of SP3 P4. समझ में आ रहा है? ठीक है. टी टाइम, यहां से देखिए स्टूडेंट, केपलर्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम इंटरवल. अगर टी टाइम में ये प्लैनेट यहां से यहां पहुंचता है तो इसके द्वारा लाइन द्वारा स्वीप किया गया एरिया कितना हुआ? ये एरिया है, और इसके द्वारा स्वीप किया गया एरिया ये वाला एरिया होगा. ये दोनों एरिया क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. इट मींस द एरियल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इफ दिस एरिया इज द सेम, अगर ये दोनों एरिया आपके सेम हैं तो ऑब्वियसली SP1 विल बी ग्रेटर देन SP3. क्लियर है? ये जो है SP1 SP3 से बड़ा होगा. ठीक. तो P1 P2 P1 P2 P1 P2 will be less than P3 P4. समझ में आया? अगर मैं इसको T से दोनों साइड डिवाइड कर दूं अपॉन T, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, P1 P2 is the distance covered by the planet in T time. Distance covered by the planet. Is it clear? P3 P4 is distance covered by the planet. Okay, so distance upon time is known as speed. Distance upon time is speed. यानी यहां पर जो स्पीड मैंने लेट सपोज इसको V1 कह दिया, will be less than V2. ध्यान से देखिए इसको, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आ रहा है. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ मैंने आपको ये सब समझाया. ठीक है. नाउ P1 P2 ये भी यहां तक आपको समझ में आ गया. ठीक है. मैंने टी दोनों साइड टी से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज स्पीड अपॉन टाइम, अगेन स्पीड अपॉन टाइम, दिस नोन एज V1, दिस नोन एज P2. यानी प्लैनेट की स्पीड यहां पर जितनी होगी यहां पर की अपेक्षा क्या रहेगी? कम रहेगी. अब ध्यान से देखिए, दिस इज द नियर टू द सन, this is the position of the planet is near to the sun, this is the position of the planet is farthest to the sun. ठीक है. यानी जब प्लैनेट की पोजीशन सन से फार होगी, दूर होगा प्लैनेट सन से, उस कंडीशन में प्लैनेट की स्पीड क्या होगी? कम. और जब सन के नियर प्लैनेट आ जाएगा उस कंडीशन में स्पीड क्या होगी? ज्यादा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ Kepler's second law, and this law is based on the conservation of angular momentum. ठीक है. किस पर बेस्ड है आपका? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. नाउ थर्ड लॉ, केपलर ने मैंने बताया 3 नियम दिए. फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, सेकेंड लॉ, नाउ थर्ड लॉ. थर्ड लॉ, मान लीजिए कोई ऑर्बिटल पाथ है एंड दिस इज
these are the foci, ठीक. And let's suppose here is a planet and sun. थर्ड लॉ आसान है स्टूडेंट. थर्ड लॉ कहता है ये जो एक्सिस है दिस इज द सेंटर. मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ. सी से लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस वन इज बी. ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है. और ये जो पूरी एक्सिस है इसको मेजर एक्सिस बोला जाता है इलिप्स की. एंड दिस वन इज अ माइनर एक्सिस, ये पता है आपको, ठीक है. तो दिस इज द सी ए एंड बी सी आर द सेमी मेजर एक्सिस. और जब हम इसको सर्कल कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये लाइट इलिप्स है, बहुत छोटा कम इलिप्टिकल है पाथ, ठीक है. तो जब हम इसको सर्कल इमेजिन करेंगे तो ये जो सेमी मेजर एक्सिस है ये आपकी रेडियस कहलाती है उस कंडीशन, ठीक है. सो टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट कहने का मतलब है यानी प्लैनेट ने यहां से फिर से अपनी पोजीशन पर आने में जो प्लैनेट का टाइम पीरियड है, यानी एक राउंड लेने में प्लैनेट जो टाइम ले रहा है, ठीक है. लेट्स सपोज दैट इज टी, ठीक है. टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट हैज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. दिस इज द थर्ड. यानी टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, यानी प्लैनेट का ही जो टाइम पीरियड है वो इसके सेमी मेजर एक्सिस, यानी जो बताइए अभी रेडियस, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है. दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द केपलर. इज इट क्लियर? 3 लॉ हो गए केपलर के. पॉइंट पे देखिए. फर्स्ट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? द पाथ ऑफ द planet is not a circle. The path of the planet has elliptical and the sun is situated one of the two foci. दो फोकस में से एक फोकस में आपका सन situated होता है. And this is the based on the inverse square law. Second law, the line joining between the planet and the sun sweeps the equal area in the equal time of interval. ठीक है. This law is based on the angular momentum, conservation of angular momentum. Third law is the time period, square of the time period is directly proportional to the square of the cube of the semi major axis. These are the Kepler's law. ये Kepler's के 3 नियम.